हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाइए क्लास में ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारी क्लास ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो क्लास बार बार लेते हैं, कई दिनों से क्लास ले रहे हैं, या फिर जो नई बार पहली बार भी क्लास ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर सेशन अच्छा लगे, आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम लोग संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे कि ये संज्ञा क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं संज्ञा के बारे में। तो इसकी ये परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। समझ में आई ये बात स्टूडेंट्स? ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो संज्ञा एक बेकारी शब्द है। और ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये बेकारी क्या होता है। बेकारी शब्द का मतलब है, अर्थात इसमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये होता है बेकारी। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ करता हूं, इसमें कुछ भी लिखना चाहूं, अगर मैं इसमें ध्यान से देखिएगा कि संज्ञा में अगर मैं, देखिए जैसे कि लड़का, ये यहाँ लिखता हूं लड़का, तो अब ये लड़का एक संज्ञा है। ठीक है, ये कोई सी भी संज्ञा हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूं लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, तो यहाँ ठीक है कि भाई लड़का खेल रहा है। लेकिन अगर इसको यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसके लिंग को चेंज करूँ मैं, तो लिंग चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लड़की खेल रही है, खेल रही है, ये क्या हो गया? इसका लिंग चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे किस में चेंज हुआ है? इस संज्ञा में ही तो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बस यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि संज्ञा क्या है। एक विकारी शब्द है क्योंकि इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे क्या परिवर्तन किया जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। ये सारी चीजें या तो आप नोट करते जाइए, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार वीडियो को देखिए, आपके समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैं यहाँ कहूँ तो संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कहो या ये कहो कि संज्ञा के प्रकार, कि संज्ञा कितने प्रकार की हैं। तो स्टूडेंट्स, संज्ञा जो है यहाँ पे 5 प्रकार की होती हैं, 5 भेद हैं संज्ञा के, जिसमें पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरे की बात करें तो भाववाचक संज्ञा है। चौथे की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। इन सभी संज्ञाओं के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे? विचार करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे हम। जो इसके भेद हैं, इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। समझ में आई? तो समझ में आई ये बात कि संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के स्टूडेंट्स 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, या पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब आगे अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? ठीक है, कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध कराते हैं। किसका?
एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर एक स्थान, केवल एक स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे शब्द? जो केवल एक व्यक्ति का, एक वस्तु का तथा एक स्थान का, इससे ज्यादा नहीं, केवल एक, याद रखिएगा, केवल एक का। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे कि सुनील, ये एक व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। अब सुनील कई सारे तो नहीं हो सकते हैं, केवल एक सुनील हो सकता है। ठीक है, कई सारे सुनील यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। भारत, भारत एक देश का बोध करा रहा है, भारत एक देश है, केवल एक देश का नाम भारत है, इसके अलावा कहीं पे और किसी भी देश का नाम भारत यहाँ पे नहीं है। उत्तर एक दिशा है कि नहीं? उत्तर एक दिशा है। भारतीय, ये एक राष्ट्रीय जाति है, भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी एक व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं, ये समूहवाचक में भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के बारे में हम इसको कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपके। बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी स्टूडेंट्स बताइए इस चीज को। ये जो भी आप लोगों की क्लास हो रही है, ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? सबके आ रही हैं ना? नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए फिर हम कुछ और इंतजाम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों कहा जाता है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, इसके शब्द किसी एक का बोध कराते हैं, केवल एक का, दो का भी नहीं कराएंगे, दो का भी नहीं कराएंगे, केवल एक का बोध कराते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये केवल एक का बोध कराते हैं। अगर एक से ज्यादा का बोध कराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। समझ में आया सबके? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक का नोट डाउन कर लीजिए आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री होके नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो बता दीजिए, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अब दूसरे नंबर पे आती है जातिवाचक संज्ञा। क्या आती है? जातिवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे ये जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा के लिए आप क्या करेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार की, पूरी एक प्रजाति। अब कुत्ता शब्द यूज किया जाता है और कुत्ता सामने है तो उसी कुत्ते के बारे में, लेकिन धर्मेंद्र जी का डायलॉग पता है ना, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, तो वो तो केवल एक कुत्ते के बारे में है, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा शब्द इंगित करके कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर किसी जब सामने नहीं है लेकिन उनके बारे में अगर बात कर रहे हो तो एक प्रजाति को डिनोट करता है, वो एक प्रजाति की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसी में अगर और आगे जाते हैं, इनमें सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में रखा जाता है। ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं कराते, स्पेशल व्यक्ति का बोध नहीं कराएंगे। जैसे मैंने अभी अभी बोला ना कि केवल सामने अगर कुत्ता खड़ा है, अगर उस कुत्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं तब वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, बल्कि अगर पूरी जाति के बारे में अगर कुत्ता शब्द यूज किया जाएगा तो केवल उसके बारे में। ठीक है, अगर पूरी जाति के बारे में कहना है, वो सामने मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में, लेकिन अगर इशारा करके कह दिया किसी एक के बारे में तो फिर वो जातिवाचक नहीं रहेगा, फिर वो व्यक्तिवाचक के रूप में आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अब यहां से आगे देखिएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि अगर लड़का, लड़का शब्द यूज किया जाए तो जितने भी लड़के हैं उनके बारे में। वकील, वकील जितने भी हैं उन सब के बारे में। नदी, नदियां जितनी भी हैं उनके बारे में। मनुष्य प्रजाति है, गाय की प्रजाति है। गांव, जितने भी गांव हैं। बकरी, सारी बकरियों के बारे में आदि। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, क्लियर।
आगे देखिए, अब इसमें होता क्या है, जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक पद हैं उनके नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यवसाय जितने भी हैं उनके नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, तत्वों के नाम, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये ठीक है, या इसके अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। वैसे तो द्रव्य के रूप में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन जब सारे लोहे के बारे में बात कर रहे हो, जितने भी तत्व हैं उनका, जैसे, ठीक है, तो वो वाले भी आपके किसके लिए आ जाएंगे यहाँ पे, जातिवाचक। आगे देखिए, अगला नंबर आता है भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ये भाववाचक संज्ञा होती क्या है, अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो भाववाचक संज्ञा के लिए जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु, गुण, व्यक्ति या वस्तु के गुण, के लगाओ यहाँ पे, के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है। व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा ये व्यक्ति की दशा है। मोटापा ये भी दशा है। बचपन ये भी किसी व्यक्ति की दशा है। मिठास किसी वस्तु की दशा या गुण कह सकते हैं, ठीक है। लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी तथा धार्मिक, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे शब्द, ये सारे के सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे, भाववाचक संज्ञा के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सभी लोग मुझे पहले, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि तुरंत अगले सेशन में मैं इसी के जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे संज्ञा के, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो सबको ध्यान से पढ़ के तब वो सेशन में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और बताना है मुझे कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत जा रहे हैं, ये चीज आपको देख के बतानी पड़ेगी मुझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे अब इसी में देखिए, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा को। क्लियर, भाववाचक संज्ञा जो है इसको कैसे बनाया जाता है, इसको जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुई, विशेषण हुआ, अव्यय आदि में प्रत्यय जोड़कर तैयार किया जाता है। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग तो आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। किसी भी शब्द के उपसर्ग तो आगे लगता है, इसकी भी जब क्लास लगेगी तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। प्रत्यय क्या कहाँ लगता है, ये पीछे लगता है। समझ में आई बात, तो आगे देखिए इसमें, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। ये समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, ठीक है, किसका बोध होता है, समूह या समुदाय का, उसे समूहवाचक संज्ञा के रूप में कहा जाता है। देखो, जाति का बोध होना एक अलग चीज है, लेकिन पूरा समूह आ जाए, एक समूह हो जाए, ठीक है, वो अलग चीज है। जैसे कि कुंज, कुंज गलियां, सभा, ठीक है, ये जाति के अंतर्गत नहीं आएगी, ये सभा है। परिषद, व्यक्तियों की परिषद होती है। कक्षा, विद्यार्थियों की कक्षा होती है जिसमें पढ़ाई कराते हैं। सेना, लड़ाकुओं की एक समूह। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का एक समूह। भीड़, नॉर्मल, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। दल, स्पेशल। गिरोह, डाकुओं का होता है। गुच्छा, अंगूर का होता है। केले के समूह को, केले जो होते हैं जिस पे लगते हैं इस टाइप से, ये होता है ना पूरा, यहाँ पे केले लगे हैं आपके, ये केले लग रहे हैं, ठीक है, ये केले, बनाना नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, केले जो लगते हैं, केले का पूरा सिस्टम लग के तैयार होता है, इसको क्या कहा जाता है, गोंद कहा जाता है, ठीक है।
समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी मिल गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं आपको। है कुछ नहीं, बस आप पढ़ते जाइए इसको और समझते जाइए। तो अब बात करेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। ठीक है। सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तौल वाली वस्तुएं आती हैं, जिन वस्तुओं की माप या तौल की जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं और चावल। क्लियर है ना? समझ में आ गया? इसमें क्या समझाना? इसमें तो कोई ऐसा समझाने वाला सिस्टम है ही नहीं कि आप लोगों को ज्यादा समझाना पड़े। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। पहला है रूढ़ संख्या, दूसरा है यौगिक संख्या, तीसरा है योग रूढ़ संख्या। कौन कौन से? रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या या योग रूढ़ संख्या। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ संज्ञा। अब रूढ़ संज्ञा देखेंगे तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके तथा जिन शब्दों के खंडों का कोई सार्थक अर्थ ना हो, रूढ़ संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ संख्या। जैसे जैसे कि अगर मैं क म ल करता हूं, इसके खंड करूं, अगर मैं इसके खंड क्या करता हूं? क प्लस म प्लस ल। अब कमल में क म और ल अकेले अकेले इनका तो कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं नाक, तो ना प्लस क अकेले ना तो ना का कोई अर्थ होता है, ना का कोई अर्थ होता है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनके अगर हम खंड करें तो कोई सार्थक अर्थ ना निकल पाए। नॉर्मल आप भले ही निकाल लो अपनी तरफ से, लेकिन कोई स्पेशल ऐसा अर्थ नहीं निकल के आ पाए जिसको कि हर कोई मान सके। ठीक है। चलिए, अब इसमें देखो दे रखा है कमल है, नाक है, आज है। आज में भी अगर आप लेके चलेंगे यहाँ पे तो आ प्लस ज। आगे देखिए, दूसरे नंबर पे आता है यौगिक संख्या। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। कौन सी संख्या? यौगिक संज्ञा। अब यौगिक संज्ञा में क्या है? ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हो, यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अगर आप देखोगे, विद्या प्लस आलय। विद्या तो विद्या होती है, आलय मतलब घर। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर, दोनों का अर्थ है। ऐसे घुड़सवार, तो यहाँ घोड़ा प्लस सवार, तो इससे क्या बन गया? घुड़सवार। आगे देखिए, तीसरे नंबर पे आते हैं योग रूढ़ संज्ञा। और योग रूढ़ संज्ञा में क्या है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अर्थात उन शब्दों के खंड का अर्थ कुछ और ही होता है। ऐसे ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं। अब यौगिक शब्दों में क्या था? यौगिक शब्दों में ये था जिनके खंडों का अर्थ निकल के आ जाए। लेकिन वहां पे अर्थ कम से कम ऐसा तो निकल रहा था कि जो पुस्तकों का आलय है तो पुस्तकालय है, भाई पुस्तकों के घर को कहा जा रहा था पुस्तकालय। लेकिन यहाँ कंडीशन कहाँ है? यहाँ पे जो इसके उदाहरण हैं वो कैसे हैं? जैसे पंकज। अब आप जानते हो भाई, पंख, पंख माने होता है कीचड़, और ज माने जन्म। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है? क्यों भाई? अब कीचड़ में जन्म लेने वाला तो ठीक है, लेकिन अब नाम क्या हो गया यहाँ पे? अगर इसके आधार पे देखेंगे तो इनका अर्थ तो कुछ अलग ही निकल के आ रहा है, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ निकल के आ रहा है वो कुछ अलग ही है। वो क्या है? कमल। कमल है कि नहीं है? ऐसे ही जलज, ठीक है, जल में जन्म लेने वाला। ऐसे ही लंबोदर, ठीक है, लंबा,
उधर है जिनका, मतलब गणेश जी। ठीक है, अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। संज्ञा के बारे में जो भी था वो आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगले सेशन में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो सभी लोग तैयार रहना, क्वेश्चंस करने के लिए समय पे आ जाना वहाँ पे, और सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और स्टूडेंट्स, जिनको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेटा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इसको, क्लास को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए यहाँ पे, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।